I would really appreciate it if you let me grieve peacefully. I would really appreciate it if you respected him. You would respect this also. Once upon a time, Sir Ratan Tata said that, I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then make them right. असल में रतन टाटा की ये बात हमें सिखाती है कि डरने के बजाय हमें आगे बढ़कर अपने फैसलों पर काम करना चाहिए। ये सोच ही हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करती है। दोस्तों, रतन टाटा सर का जब भी नाम सुनते हैं तो एक इम्प्रेसिव लीडर की इमेज दिमाग में आती है, जिन्होंने सोसाइटी और बिजनेस दोनों में ही एक ना भुला पाने वाला कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन अब उनके निधन के बाद शांतनु नायडू, जो रतन टाटा के करीबी और फॉर्मर असिस्टेंट थे, जिन्होंने टाटा ग्रुप में कई प्रोजेक्ट्स में काम किया, अब उनके साथ एक गंभीर धोखा सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। और अब लगातार नोएल टाटा का नाम सामने आ रहा है। इसीलिए अब ये जानना जरूरी है कि नोएल टाटा कौन है और इस मुद्दे में उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या रोल है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर गहराई से चर्चा करेंगे। क्या टाटा ग्रुप ने शांतनु के साथ अन्याय किया है? क्या रतन टाटा के करीबी लोगों ने उन्हें नजरअंदाज किया है? ऐसे सवाल आज कई लोगों के मन में है और शांतनु नायडू को टाटा के सक्सेसर के रूप में कई लोग देखना भी चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे में अगर आप रतन टाटा को एक महान इंसान मानते हैं तो कमेंट में आप अपने विचार जो हैं वो हमारे साथ जरूर साझा करें, ताकि हम ये जान सकें कि उनकी कितनी कद्र करने वाले लोग हैं। दोस्तों, रतन टाटा, जिन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत और उनके करीबी लोगों की कहानियां जीवित हैं। शांतनु नायडू ने रतन टाटा के सपनों को पूरा करने के लिए कौन से चैलेंजेस का सामना किया, ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया के महान बिजनेसमैन, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पूरे इंडिया के लिए जो किया है उसे ना शब्दों में बयां किया जा सकता है और ना ही कभी भुलाया जा सकता है। जब रतन टाटा की अंतिम विदाई हो रही थी तो शांतनु नायडू सबसे आगे थे। मीडिया के कैमरे उन्हीं पर थे। टाटा अगर नहीं होते तो शायद इंडिया में इतनी बड़ी इकोनॉमी जन्म नहीं ले पाती। आपको एक बात बताऊं दोस्तों, टाटा के पास जितना पैसा है उससे पाकिस्तान सहित आस पड़ोस के कई देशों को खरीदा जा सकता है। उनकी जीडीपी इतनी नहीं जितनी टाटा के पास अकेले संपत्ति है, लेकिन कभी भी टाटा को इस पर गर्व नहीं हुआ और ना ही कभी अभिमान। 160 से ज्यादा देशों में टाटा की कंपनियां सर्विस देती हैं, जहां टाटा का आटा से लेकर नमक तक गाड़ियां चलती हैं। लगभग 130 देशों में टाटा का स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और फिर भी टाटा को कोई अभिमान नहीं, कोई घमंड नहीं। बड़े बड़े देशों के बिजनेसमैन हजारों करोड़ों रुपए अपने बच्चों की शादी में खर्च करते हैं, लेकिन टाटा जैसा आइडियल डेवलप नहीं कर पाते। कोई सिक्योरिटी नहीं, अकेले एक गाड़ी से चलते थे। और रतन टाटा जब तक हेल्दी थे वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव किया करते थे। इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने के बावजूद उनके आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। पूछने पर रतन टाटा ये भी कहते थे कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, कि मेरे पास मेरी सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए। दोस्तों, रतन टाटा इतने सक्सेसफुल व्यक्ति थे। सोचिए आप, इतना बड़ा व्यक्ति, कोई अभिमान नहीं, किसी तरह की ईगो नहीं, 10 लाख लोगों को नौकरी दे रहे थे। तो शायद यही रीजन था कि जब रतन टाटा इस दुनिया से विदा हुए तो हर इंडियन की आंख में आंसू था। दुनिया भर के बिजनेसमैन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि रतन टाटा ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं, सिर्फ दिया। रतन टाटा को समझने के लिए आपको बिजनेस को समझने की जरूरत नहीं है। टाटा वो पर्सनैलिटी है जिन लोगों ने देश को सिर्फ दिया। लोग सोचते हैं कि हम जब बिजनेस करेंगे और उसमें फायदा होगा तब हम चंदा देंगे, तब हम चैरिटी करेंगे, लेकिन टाटा ऐसा नहीं सोचते। टाटा ये सोचते हैं कि हम कमाएंगे इसीलिए कि हम दान दे सकें, और जितना दान टाटा देते हैं शायद दुनिया में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं देता। टाटा ग्रुप की हेरिटेज को नए मुकाम पर पहुंचाते हुए रतन टाटा ने कभी रिच बनने के लिए नहीं, बल्कि इंडिया को एक बेहतर देश बनाने के लिए बिजनेस किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने साल 2021 तक 102.4 अरब डॉलर दान कर चुके थे। ये एक काफी बड़ा नंबर है। इतनी बड़ी अमाउंट है कि आज भी दुनिया के कई सुपर बिलियनियर्स की नेटवर्थ इतनी नहीं होगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आज पूरी दुनिया में सिर्फ 15 लोगों की नेटवर्थ ही 102 बिलियन डॉलर से ज्यादा है।
अगस्त 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में टोटल बिलियनियर्स 2781 थे। इसका मतलब है कि टाटा ग्रुप ने जिस अमाउंट का दान किया उससे 2766 अरबपति आज भी उतनी नेटवर्थ नहीं बना पाए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रतन टाटा अपने पीछे करीब 3800 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ गए हैं। रतन टाटा अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी कमाई का 60 से 70% हिस्सा दान किया है। रतन टाटा को जानवरों से भी बेहद प्यार था। उनके करीबी दोस्त शांतनु नायडू, जो रतन टाटा से उम्र में करीब 5 दशक छोटे थे, उनके साथ फिल्में देखने और शॉपिंग करने जाते थे। हमेशा ये ध्यान रखते थे कि उन्हें क्या खाना पसंद है और क्या नहीं। शांतनु नायडू रतन टाटा की पसंद नापसंद का ख्याल एक बेटे की तरह रखते थे। आपको बता दें कि रतन टाटा ने शादी नहीं की थी, लेकिन शांतनु नायडू हमेशा एक बेटे की तरह उनके साथ खड़े रहे। हर टाइम वो रतन टाटा की तकलीफ में उनके साथ होते थे। रतन टाटा के गुजरने के बाद शांतनु नायडू पूरी तरह से टूट गए। खबर आई थी कि उन्होंने कुछ टाइम के लिए खाना पीना भी छोड़ दिया था। एक दोस्त के जाने का गम जो पिता के समान रहा हो, क्या हो सकता है? ये दर्द वही महसूस कर सकता है जिसने अपने दोस्त को खोया है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि क्या शांतनु नायडू के साथ धोखा किया गया है? रातों रात टाटा ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बड़ा डिसीजन लेते हुए खेल करने का काम किया है। रतन टाटा के गुजरने के ठीक अगले दिन टाटा ग्रुप के चेयरमैन की अनाउंसमेंट की गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी छिड़ गई, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि शांतनु नायडू ने जो अपनापन दिखाया वो दिखावटी नहीं था और रतन टाटा की इच्छा भी यही थी। लोग ये भी कह रहे थे कि रतन टाटा चाहते थे कि उनके विरासत को शांतनु नायडू ही संभालें। हालांकि इस बात की कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आती रही हैं। जब जरूरत पड़ती थी तो रतन टाटा हमेशा शांतनु नायडू के साथ खड़े रहे। एक अच्छे दोस्त और पिता के समान उनकी हेल्प की। जब रतन टाटा के निधन की खबर आई तो शांतनु नायडू ने अपनी फ्रेंडशिप को डेडिकेट एक इमोशनल नोट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं अपनी बाकी जिंदगी इस दोस्ती के कारण मेरे अंदर पैदा हुए खालीपन को भरने में बिताऊंगा। प्यार की कीमत दुख है। अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। शांतनु नायडू जानवरों से प्यार करते थे और इसी वजह से उनकी रतन टाटा से फ्रेंडशिप हुई थी। आपको बता दें कि रतन टाटा शांतनु पर बहुत भरोसा करते थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया था। इसका मतलब ये है कि उनके सारे प्रोग्राम शांतनु ही मैनेज करते थे। लेकिन क्या इतना करना इस बात के लिए काफी है कि वो रतन टाटा के उत्तराधिकारी बन जाएं? अक्सर देखा जाता था कि जो खानदान में लोग होते हैं वही उत्तराधिकारी होते हैं। हुआ भी वही। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया और अब शांतनु नायडू को भी उनके अंडर काम करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते ही उन्होंने कहा कि फैमिली की हेरिटेज को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर है कि रतन टाटा ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए और गरीबों के लिए खर्च कर दी। जिस सौतेले भाई ने उनके एम्पायर को संभाला है वो इंडिया के नहीं बल्कि आयरलैंड के सिटीजन हैं। यही वजह है कि सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं कि आगे अब टाटा ग्रुप का क्या होगा और एक विदेशी नागरिक कैसे कंपनी को चलाएगा। आपको बता दें कि पहले भी नोएल टाटा ग्रुप से जुड़े रहे हैं, मतलब उन्हें टाटा सर की लेगेसी ऐसे ही नहीं मिली। यह भी जानकारी है कि नोएल टाटा को चेयरमैन बनाने का डिसीजन बोर्ड ने सबकी सहमति से लिया है। इसीलिए किसी भी तरीके से नोएल टाटा को चेयरमैन बनाने के फैसले पर सवाल उठाना थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि शांतनु नायडू रतन टाटा के फैमिली से नहीं थे, जबकि नोएल टाटा उनके सौतेले भाई ही सही लेकिन भाई थे। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि शांतनु को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो रतन टाटा सर के साथ लंबे टाइम तक रहे और एक बेटे की तरह उनके साथ खड़े रहे। हालांकि जो भी डिसीजन मैनेजमेंट ने लिया उस पर हम और आप कुछ नहीं कर सकते। शायद शांतनु इस पोजीशन के लिए इतने एबल नहीं रहे होंगे, इसीलिए उन्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दी गई। वो अभी 31 साल के हैं और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। नोएल टाटा को ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, इसीलिए ऐसा कहना कि शांतनु के साथ धोखा किया गया है ये किसी का पर्सनल विचार हो सकता है। दोस्तों, नोएल टाटा के पास इस टाइम आयरलैंड की सिटीजनशिप है, इसी वजह से कई लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा है। टाटा ग्रुप ज्यादातर देशों में काम करता है और जिस तरीके से नोएल टाटा पहले ही फॉरेन कंट्रीज से जुड़े रहे हैं, उनके पास ग्लोबल मार्केट की अच्छी खासी समझ है, इसीलिए वो टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए एबल हो सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो नोएल टाटा टाटा ग्रुप की जो रिटेल ब्रांच ट्रेंट थी उसके चेयरमैन के रूप में काम कर चुके थे। इसके अलावा उन्होंने टाटा इंटरनेशनल में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ट्रेंट को एक सिंगल स्टोर से पूरे इंडिया में 700 से ज्यादा आउटलेट्स तक पहुंचाया गया,
जिसका फायदा भी टाटा ग्रुप को हुआ। अगर आप एक नज़र में देखेंगे तो एक एक्सपीरियंस व्यक्ति को ही टाटा ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जा सकती थी और ऐसा हुआ भी। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे शांतनु का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनकी ज़िंदगी में भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकेंगे, क्योंकि वो रतन टाटा के भरोसेमंद रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो किया गया, नोएल टाटा को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, क्या वो सही है या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शांतनु को मिलनी चाहिए थी? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अब ये बात जानकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह रतन टाटा अपने से बहुत छोटे यंग मैन शांतनु नायडू से एडवाइस लेते थे। एक छोटी उम्र में शांतनु नायडू ने बिजनेस इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो कई लोगों के लिए एक ड्रीम होता है। शांतनु नायडू रतन टाटा को स्टार्टअप में गाइडेंस के लिए बिजनेस टिप्स देते थे। शांतनु नायडू एक फेमस इंडियन बिजनेसमैन, इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट डीजीएम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेखक और एंटरप्रेन्योर हैं। वो टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर भी हैं। शांतनु नायडू न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग समझ के लिए जाने जाते हैं, बल्कि समाज के लिए उनकी सेंसिटिविटी भी उन्हें एक अलग पहचान दिलाती है। शांतनु नायडू की बात करें तो उन्हें भी रतन टाटा की तरह समाज सेवा करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। साथ ही शांतनु नायडू को एनिमल से भी बहुत प्यार है। उनके अंदर यही वो खूबियां हैं जो रतन टाटा को बेहद पसंद आई थी। 86 साल की उम्र में सबके चहेते रतन टाटा का निधन हो गया। वो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थे। उनकी कंट्रीब्यूशन ने नेशनल बिल्डिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का यूं अचानक चले जाना हर किसी के लिए एक मेजर डैमेज है। पूरे देश में शोक की लहर है। दोस्तों, ये इंडिया के सच्चे सपूत थे जिन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। देश के अनमोल रतन के लास्ट दर्शनों के लिए काफी भीड़ उमड़ी, क्योंकि रतन टाटा सिर्फ पैसे से ही अमीर नहीं थे, बल्कि दिल से भी काफी अमीर थे। रतन टाटा एक एक्सीलेंट फिलांथ्रोपिस्ट भी थे, जिन्होंने इंडिया के इंक्लूसिव डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए कमिटमेंट पैरामाउंट रही। वो इंटीग्रेट और एथिकल लीडरशिप के अल्टरनेटिव थे। टाटा को एक बेहतरीन और ग्लोबल ब्रांड बनाने में उनके कंट्रीब्यूशन को भी कभी नहीं भुलाया जा सकता। हालांकि रतन टाटा सिर्फ एक अरबपति नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा ग्रुप के साथ इस देश और यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए बहुत कुछ किया। यही रीजन है कि रतन टाटा के जाने से हर कोई दुखी है। वो खूब चैरिटी किया करते थे और लोगों की भलाई, उनकी सरलता, उनकी सादगी, यही उनकी लाइफ की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। टाटा ने इंडिया के लिए जो किया वो शायद कोई और बिजनेसमैन नहीं कर पाता। दोस्तों, देश में पहला स्टील कारखाना लगाने वाली कंपनी का नाम है टाटा। देश में पहली आईटी कंपनी बनाने वाले का नाम है टाटा। देश में पहला एजुकेशन रिसर्च स्कूल खोलने वाली कंपनी का नाम है टाटा। देश में सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल खोलने वाली कंपनी का नाम भी टाटा है। और देश का सबसे पहला बड़ा होटल खोलने वाली कंपनी का नाम भी टाटा ही है, और उस होटल का नाम है ताज। आपको बता दें कि ताज होटल को इसीलिए खोला गया था कि जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन था, तब अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के बाहर लिख रखा था कि यहाँ इंडियंस का और कुत्तों की एंट्री बैन है। तब टाटा ग्रुप ने सोचा कि इंडिया की प्रोस्पेरिटी इतनी कमजोर नहीं, उन्होंने प्रण किया कि सबसे बड़ा होटल बनाएंगे। इसीलिए उस समय टाटा ने ताज होटल बनाया था, जिसे बनाकर उन्होंने अंग्रेजों के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। इतना ही नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई में सबसे पहले डोनेशन देने वाली कंपनी का नाम भी टाटा ही है। इन्होंने सबसे बड़ा डोनेशन दिया था। जरा सोचिए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से जो कल्चर निकला, उससे इंडिया की बहुत बड़ी पहचान होती है कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी थी। अब इसको समझिए, उस खुदाई में जो चंदा सबसे अधिक दिया था वो टाटा ग्रुप ने ही दिया था। देश में पहला इंडस्ट्रियल बैंक टाटा ने ही खोला था, और इंडिया में पहली बार एयरलाइंस कंपनी भी टाटा ने ही बनाई थी। देश की पहली इंश्योरेंस कंपनी टाटा ने ही बनाई थी। और तो और दोस्तों, ये जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि टाटा कितनी महान पर्सनालिटी का नाम है। टाटा की वजह से कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। टाटा की अरेंजमेंट देश की तीसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में सबसे ज्यादा नौकरी देता है। पहले नंबर पर है इंडियन आर्मी, दूसरे नंबर पर रेलवे और तीसरे नंबर पर है टाटा ग्रुप। आपको बता दें कि 10 लाख लोग टाटा ग्रुप में काम करते हैं। बड़ी बड़ी वेडिंग्स करना आसान है, अपने पैसों का दिखावा करना बेहद इजी है, लेकिन पैसा रहते हुए भी खुद को सिंपल रखना बहुत ही मुश्किल है। पैसा रहते हुए सब डोनेट कर देना, ये भी बहुत मुश्किल है। यही टाटा है और यही टाटा की विरासत है, यही टाटा की फैमिली है। रतन टाटा के बारे में कई इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, तो चलिए ये भी जान लेते हैं।
बता दें कि उन्हें डॉग्स और एनिमल्स से गहरा प्यार था और उनके पास कई पेट डॉग्स थे जिन्हें वे अक्सर एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करते थे। उन्होंने कभी मैरिज नहीं की और अपनी लाइफ में फैमिली को प्रायोरिटी देने के बजाय वर्क और सोशल सर्विस पर कंसंट्रेट किया। रतन टाटा को फ्लाइंग का भी शौक था और वे अक्सर अपने पायलट लाइसेंस का यूज करके अपनी पर्सनल प्लेन उड़ाते थे। उन्होंने भारत के कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को काफ़ी सपोर्ट दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए उनके इंटरेस्ट ने उन्हें टाटा ग्रुप के कई स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंस्पायर किया, जिससे कि भारत के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान रतन टाटा ने दूर की सोच से टाटा मोटर्स के लिए जैगुआर और लैंड रोवर को हासिल किया, जबकि बाकी कंपनियां संकट में थी। उनके लीडरशिप में टाटा फैमिली ने हमेशा मजबूत फैमिली वैल्यूज को बनाए रखा और रतन टाटा ने अपने एम्प्लॉयज को फैमिली मेंबर्स की तरह मानते हुए उनकी भलाई का ध्यान रखा। ये बातें रतन टाटा के स्वभाव और उनके काम को गहराई से समझने में मदद करती हैं। उनका जीवन इंस्पिरेशन का सोर्स है और उनकी लेगेसी आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। सो ऐसे में दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। इफ यस तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।